यह यंग लड़का झिंग एक मोबाइल रिपेयर शॉप चलाता है, लेकिन वहाँ से होने वाली कमाई से उसका मुश्किल से ही किराया निकल पाता है। वैसे बात सिर्फ किराए की नहीं है, सबसे बड़ी चिंता उसकी छोटी बहन टोंग की है। टोंग के दिल में एक छेद है जिसकी सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। उसकी पूरी जिम्मेदारी अब सिर्फ झिंग के कंधों पर है, क्योंकि कई साल पहले उसके पिता उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे और कुछ समय बाद उसकी माँ की भी कैंसर की वजह से मौत हो गई। इसी चिंता के बीच एक दिन झिंग अपनी बहन को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि टोंग की हालत हर दिन और भी खराब होती जा रही है। अगर अगले 2 साल के अंदर उसकी सर्जरी नहीं हुई तो उसके बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन असली परेशानी तब सामने आती है जब डॉक्टर बताते हैं कि इस सर्जरी के लिए 7 लाख युआन से भी ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम झिंग कैसे करेगा, उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आता। उसी रात झिंग अपनी बहन को प्यार से सोते हुए देख रहा होता है, तभी उसके दोस्त का फोन आता है। वो झिंग को तुरंत अपनी फैक्ट्री बुलाता है, क्योंकि उसे कुछ बेहद खास दिखाना होता है। वहाँ पहुँचते ही उसका दोस्त एक बड़ा सा कपड़ा हटाता है जिसके नीचे करीब 1 लाख स्मार्टफोन रखे होते हैं। वो झिंग को बताता है कि ये सारे फोन इटली भेजे जाने वाले थे, लेकिन क्वालिटी चेक में रिजेक्ट हो गए। उसके बाद कंपनी का मालिक जेल चला गया और पिछले 2 साल से इस गोदाम का किराया भी नहीं भरा, इसलिए ये सारे फोन बस यहीं धूल खा रहे हैं। फिर वो झिंग को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर झिंग चाहे तो पूरे 1 लाख फोन सिर्फ 1 लाख युआन में खरीद सकता है। झिंग इन खराब फोनों को रिपेयर करके अच्छे दामों में दोबारा बेच सकता है। ऑफर तो काफी शानदार था, लेकिन झिंग के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पूरा स्टॉक खरीद सके, इसीलिए वो फिलहाल सिर्फ एक फोन खरीदकर घर वापस आ जाता है। पूरी रात वो उसी फोन को बड़ी मेहनत से रिपेयर करता रहता है और सुबह होते होते आखिरकार फोन चालू हो जाता है। अब झिंग को पूरा यकीन हो जाता है कि ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। अगले ही दिन वो बैंक जाता है और लोन लेकर पूरे 1 लाख फोनों का स्टॉक खरीद लेता है। इसके बाद वो चीन के एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक रिफर्बिश्ड फोन डीलर से होती है। दोनों के बीच सभी फोन बेचने की डील भी फाइनल हो जाती है। लेकिन जब झिंग इस डील से होने वाला प्रॉफिट कैलकुलेट करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पूरे 1 लाख फोन बेचकर उसे लगभग 10 लाख युआन का मुनाफा होने वाला था, जो उसकी बहन की सर्जरी का पूरा खर्च उठाने के लिए काफी था। इतना बड़ा प्रॉफिट देखकर झिंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। इसी खुशी में वो अपनी बहन टोंग को स्कूल से लेने भी खुद जाता है, क्योंकि अब उसे उसकी सर्जरी की चिंता नहीं रही। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जिंदगी अच्छे वक्त के साथ एक बुरा सरप्राइज भी लेकर आती है। करीब 2 हफ्ते बाद चीन की सरकार बढ़ते हुए ई वेस्ट को देखते हुए रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन्स की बिक्री पर बैन लगा देती है। ये खबर सुनते ही झिंग तुरंत उस डीलर के पास पहुंचता है और उसे उनकी डील याद दिलाता है। लेकिन डीलर साफ कह देता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कानून से बड़ा नहीं होता। अब वो ये फोन नहीं खरीद सकता। ये सुनकर झिंग पूरी तरह टूट जाता है। अब न सिर्फ उसकी बहन की सर्जरी के लिए पैसे जुटाने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, बल्कि जिस लोन से उसने ये सारे फोन खरीदे थे उसे चुकाने की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर आ गई थी। झिंग की जिंदगी एक बार फिर मुश्किलों में फंस जाती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो उसी स्मार्टफोन कंपनी के ऑफिस पहुंचता है और मैनेजर के सामने एक डील रखता है। झिंग कहता है कि वो इन सभी स्मार्टफोन्स के पार्ट्स कंपनी को सस्ते दामों में बेच देगा। कंपनी उन पार्ट्स का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल मार्केट के लिए अपने रिफर्बिश्ड फोन तैयार कर सकती है। लेकिन मैनेजर उसकी बात ठुकरा देता है। उसका कहना था कि फोन से अलग अलग पार्ट्स निकालने पर उनमें डिफेक्ट आने का खतरा रहता है। अगर ऐसा हुआ तो फोन क्वालिटी कंट्रोल में फेल हो सकते हैं, इसलिए कंपनी ये रिस्क नहीं ले सकती। झिंग पूरे भरोसे के साथ कहता है कि वो फोन के सभी पार्ट्स इतनी सावधानी से निकालेगा कि वो क्वालिटी कंट्रोल भी आसानी से पास कर जाएंगे। लेकिन मैनेजर की झिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे पीछा छुड़ाने के लिए वो बस यूं ही कह देता है, पहले पार्ट्स को क्वालिटी टेस्ट के लिए भेजो, अगर वो पास हो जाए तो मुझे रिपोर्ट दिखा देना। इसके बाद झिंग कई दिनों तक दिन रात मेहनत करता है। वो हर फोन से जरूरी पार्ट्स बेहद सावधानी से निकालता है और उन्हें क्वालिटी कंट्रोल के लिए भेज देता है। खुशकिस्मती से सभी पार्ट्स टेस्ट में पास हो जाते हैं। ये रिपोर्ट मिलते ही झिंग तुरंत मैनेजर के पास पहुंचता है और उससे डील साइन करने की बात करता है। लेकिन मैनेजर पल भर में अपनी बात से मुकर जाता है। वो कहता है, मैंने कब कहा था कि मैं ये पार्ट्स खरीदूंगा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि अगर वो क्वालिटी टेस्ट पास करें तो मुझे बता देना। ये सुनकर झिंग का दिल टूट जाता है, लेकिन इस बार भी वो हार नहीं मानता। अब वो सीधे कंपनी के मालिक झांग तक पहुंचने का फैसला करता है। वो उनसे सिर्फ 10 मिनट का समय मांगता है, लेकिन झांग जल्दी में होते हैं क्योंकि उनकी ट्रेन सिर्फ 30 मिनट में छूटने वाली होती है। इसलिए वो झिंग की बात सुने बिना ही मना कर देते हैं। झिंग भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो तुरंत उसी ट्रेन का टिकट खरीदता है और अपनी स्कूटर लेकर तंग गलियों से स्टेशन की तरफ पूरी रफ्तार में निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। किसी तरह खुद को उठाता है और स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होती। आखिरकार वो स्कूटर वहीं छोड़ देता है और स्टेशन की तरफ पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर देता है। आखिरी सेकंड पर वो ट्रेन पकड़ने में कामयाब हो जाता है। ट्रेन में चढ़ते ही वो सीधे झांग की सीट तक पहुंचता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब आपके पास 10 मिनट है ना? इसके बाद झिंग अपना पूरा प्लान उन्हें विस्तार से समझाता है, लेकिन झांग को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उनका कहना था कि 1 लाख फोनों के सभी पार्ट्स निकालकर उन्हें सही हालत में रखना लगभग नामुमकिन है। हालांकि झिंग बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करता है। आखिरकार झांग एक शर्त पर मान जाते हैं, अगर सभी
सभी पार्ट्स क्वालिटी कंट्रोल पास कर गए तो वो पूरा माल खरीद लेंगे, लेकिन अगर टेस्ट में फेल हुए तो जिंग को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, झांग साफ कर देते हैं कि कंपनी की तरफ से उसे कोई मदद या वर्कर्स नहीं दिए जाएंगे, पूरा काम जिंग को खुद ही संभालना होगा। ट्रेन से उतरने के बाद जिंग सोच में पड़ जाता है, आखिर वो अकेला 1 लाख फोन कैसे खोल पाएगा। उसी रात वो अपनी बहन टोंग को अपने दोस्त के घर से लेकर वापस घर जा रहा होता है। रास्ते में टोंग की नजर उसके भाई की पीठ पर लगे जख्मों पर पड़ती है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जिंग का एक्सीडेंट हुआ है। वो रोते हुए कहती है, भैया अगली बार धीरे चलाना, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जिंग मुस्कुराकर उससे वादा करता है कि अब वो हमेशा धीरे चलाएगा। घर पहुंचने के बाद टोंग खुद प्यार से उसके जख्मों पर दवा लगाती है। इसके कुछ समय बाद जिंग अपने पड़ोसी झाओ के पास जाता है और उसे अपना बड़ा प्लान बताता है। वो एक ऐसी फैक्ट्री शुरू करना चाहता था जहां 1 लाख फोनों को खोलकर उनके सभी पार्ट्स निकाले जा सकें। जिंग झाओ से पार्ट टाइम प्रोडक्शन संभालने की रिक्वेस्ट करता है। झाओ उसे समझाता है कि उसका प्लान बहुत ज्यादा रिस्की है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो अपनी जिंदगी की सारी कमाई खो देगा। लेकिन जिंग शांत होकर कहता है, मेरे पास खोने के लिए पैसे नहीं, मेरी बहन है। अगर मैंने ये मौका छोड़ दिया तो उसकी सर्जरी के पैसे मैं कभी नहीं जुटा पाऊंगा। जिंग की ये बात सुनकर झाओ भावुक हो जाता है और आखिरकार उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन जिंग अपनी मोबाइल रिपेयर शॉप और अपनी स्कूटर बेच देता है। उन पैसों से वो एक बड़ी जगह किराए पर लेता है जहां वो अपनी फैक्ट्री शुरू कर सके और 1 लाख फोनों का स्टॉक भी रख सके। इसके बाद जिंग और झाओ मिलकर पूरी जगह की सफाई करते हैं, जरूरी फर्नीचर लगाते हैं और अपनी कंपनी का नाम रखते हैं, नाइस व्यू। अब फैक्ट्री तो तैयार थी, लेकिन काम करने के लिए लोगों की जरूरत थी। पैसे बचाने के लिए जिंग फैसला करता है कि वो ऐसे लोगों को नौकरी देगा जिन्हें कहीं और काम नहीं मिल रहा। इससे उसे ज्यादा सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। सबसे पहले वो वांग नाम की एक सिंगल मदर को नौकरी देता है। अपनी पिछली नौकरी में लगातार तेज आवाज के बीच काम करने की वजह से उसकी सुनने की क्षमता काफी कम हो चुकी थी। इसी कारण वो अपनी मौजूदा वेटर की नौकरी में भी अक्सर गलत ऑर्डर ले आती थी, लेकिन उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी थी, इसलिए जिंग उसे काम ऑफर करता है, जिसे वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। इसके बाद जिंग एक अजीब स्वभाव वाले आदमी को नौकरी देता है। वो बहुत कम लोगों से बात करता था और उसके पास कई पालतू कुत्ते थे। गुस्से में उसने अपनी पिछली कंपनी के मालिक को ही मार दिया था, जिसके बाद उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। जिंग उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर वो 2 ऐसे लड़कों को हायर करता है जिन्हें गेम खेलने के अलावा किसी चीज से मतलब ही नहीं था। उनका पूरा दिन सिर्फ कंप्यूटर गेम्स खेलने में गुजरता था। अब जिंग अपनी पूरी टीम को खुद ट्रेनिंग देना शुरू करता है, ताकि कोई भी ऐसी गलती न करे जिससे क्वालिटी कंट्रोल में दिक्कत आए। जब आसपास रहने वाले कुछ रिटायर्ड बुजुर्गों को जिंग की पूरी कहानी पता चलती है तो वो भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। वैसे भी घर पर बैठे बैठे वो बोर हो चुके थे। ये देखकर जिंग के चेहरे पर पहली बार सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन से पूरी टीम मिलकर काम शुरू कर देती है, लेकिन एक नई समस्या सामने आ जाती है। जिंग के पास अपने कर्मचारियों की सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वो अपने दोस्त की मदद से खिड़कियां साफ करने का काम भी शुरू कर देता है। दिन में वो ऊंची ऊंची इमारतों की खिड़कियां साफ करता और रात होते ही फैक्ट्री में वापस आकर फोनों के पार्ट्स निकालने में लग जाता। जिंग खुद को पूरी तरह इस काम में झोंक देता है। वो हर दिन करीब 20 घंटे काम करता और सिर्फ 4 घंटे की नींद लेता। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह अपनी बहन को जिंदा रखना। लेकिन एक दिन उसकी फैक्ट्री के बाहर कुछ गुंडे वांग को परेशान करने लगते हैं। वो चाहते थे कि वांग अपने पुराने मालिक के खिलाफ दर्ज किया हुआ केस वापस ले ले, वही केस जिसकी वजह उसकी सुनने की क्षमता खराब होने की सच्चाई सबके सामने आ सकती थी। लेकिन वांग साफ मना कर देती है कि वो अपना केस वापस नहीं लेगी। ये सुनते ही उन गुंडों में से एक आदमी गुस्से में उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। इस हमले में वांग की हियरिंग एड भी टूट जाती है, जो उसके बेटे की दी हुई सबसे कीमती निशानी थी। ये सब देखते ही जिंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो दौड़ कर आता है और उस गुंडे को एक जबरदस्त फ्लाइंग किक मारता है। इसके बाद बाकी गुंडे भी जिंग पर टूट पड़ते हैं। अपने बॉस को मुसीबत में देखकर फैक्ट्री के बाकी कर्मचारी भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और दोनों तरफ से जमकर मारपीट शुरू हो जाती है। तभी जिंग का वो अजीब स्वभाव वाला कर्मचारी झांग वहां पहुंचता है और अकेले ही सभी गुंडों की धुलाई कर देता है। इसके बाद जिंग उन्हें चेतावनी देता है कि दोबारा कभी भी उसकी फैक्ट्री के आसपास दिखाई मत देना। लेकिन वांग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो कुल्हाड़ी उठाकर उन गुंडों पर हमला करने दौड़ पड़ती है। जिंग और बाकी कर्मचारी किसी तरह उसे रोकते हैं। फिर जिंग उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसकी टूटी हुई हियरिंग एड ठीक कर देगा। ये सुनकर वांग आखिरकार शांत हो जाती है। कुछ दिनों बाद फैक्ट्री के एक कर्मचारी की शादी होती है। इस मौके पर जिंग स्टेज पर जाकर नए जोड़े के लिए दिल से एक खूबसूरत स्पीच देता है। बाद में जब जिंग और झाओ साथ बैठकर ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, तब झाओ उससे पूछता है कि उसने अपनी जिंदगी के लिए क्या सोचा है। जिंग हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मेरी बस एक ही इच्छा है, अपनी बहन को बड़ा होते हुए देखना। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। पार्टी के बाद जब वो अपनी बहन के साथ घर लौटता है तो दरवाजे पर मकान मालिक का एक नोट चिपका हुआ मिलता है। उसमें लिखा होता है कि पिछले 4 महीनों का किराया चुकाने के बाद ही घर का दरवाजा खुलेगा। जिंग चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मकान मालिक पहले ही ताला बदल चुका होता है। वो उसे फोन करके बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मकान मालिक उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। अब देर रात अपनी छोटी बहन के साथ जाए तो जाए कहां?
आखिरकार जिंग उसे लेकर झाओ के घर चला जाता है और वहीं रात बिताता है। अंदर ही अंदर वो पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन गुस्से और मजबूरी में वो उस दोस्त के घर पहुंचता है जिसने उसे मोबाइल फोनों का स्टॉक बेचा था। उस दोस्त ने कई महीनों से जिंग के 2000 युआन वापस नहीं किए थे। इस बार जिंग अपना गुस्सा रोक नहीं पाता। वो उसे पीट देता है और उसके घर में जितने भी पैसे मिलते हैं सब लेकर अपना उधार वसूल कर लेता है। अगले दिन जिंग फैसला करता है कि अब वो अपनी बहन के साथ फैक्ट्री में ही रहेगा। वो बार बार झाओ पर बोझ नहीं बनना चाहता था। फैक्ट्री में अपनी बहन के लिए एक ढंग का बिस्तर तक न जुटा पाने का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। यही सोचकर वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। अब उसने लगभग सोना ही छोड़ दिया था। काम के बीच जब भी कुछ मिनट मिलते बस उतनी देर आंखें बंद करके थोड़ा आराम कर लेता और फिर वापस काम में जुट जाता। अब जिंग के लिए हर एक पल की कीमत थी। वो अपना पूरा समय और पूरी ताकत सिर्फ अपने एक ही लक्ष्य को पूरा करने में लगा देता है। एक रात फैक्ट्री में काम करते करते वो अपनी टेबल पर कुछ देर के लिए झपकी ले रहा होता है। तभी उसकी बहन टोंग उसे जगाती है। उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी जिनकी वजह से वो डर गई थी। जिंग तुरंत बाहर जाकर देखता है। वहाँ पहुँचते ही वो देखता है कि 2 आदमी ट्रक से उसके मोबाइल फोनों का स्टॉक चुरा कर ले जा रहे हैं। जैसे ही चोरों की नजर जिंग पर पड़ती है वो ट्रक लेकर भागने लगते हैं, लेकिन जिंग बिना कुछ सोचे समझे सीधे चलते हुए ट्रक पर छलांग लगा देता है। वो ट्रक के दरवाजे से लटक जाता है और अंदर बैठे चोरों से भिड़ जाता है। धक्का मुक्की के दौरान ट्रक अपना कंट्रोल खो देता है और सड़क के बीचों बीच बुरी तरह मुड़ जाता है। इसी अफरा तफरी में जिंग और एक चोर दोनों ट्रक से नीचे गिर जाते हैं। इस हादसे में जिंग की उंगलियों पर गंभीर चोट लग जाती है। ट्रक चला रहा चोर मौके से फरार हो जाता है, लेकिन जिंग दर्द की परवाह किए बिना उसके साथी के पास पहुंचता है और उससे अपने मोबाइल फोन्स वापस मांगता है। उसी समय टोंग भी भागते हुए वहां पहुंच जाती है। अपने भाई को इस हालत में देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। कुछ देर बाद जिंग का इलाज किया जाता है। तब पुलिस उसे बताती है कि घायल चोर की मदद से उन्होंने दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया है और चोरी हुए सभी मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए हैं। अगले दिन जिंग अपनी विंडो क्लीनिंग वाली नौकरी पर वापस पहुंच जाता है, लेकिन काम करते समय उसकी घायल उंगली की वजह से उसके हाथ से पानी से भरी बाल्टी नीचे गिर जाती है। ये देखकर उसका बॉस उसे तुरंत ऑफिस में बुलाता है। जब बॉस उसकी सूजी हुई उंगलियां देखता है तो वो जिंग से अपने ग्लव्स उतारने के लिए कहता है। मजबूरी में जिंग ग्लव्स उतार देता है। उसका हाथ देखकर बॉस भड़क जाता है और घायल होने के बावजूद काम करने के लिए उसे जोरदार डांट लगा देता है। जिंग लाख मिन्नतें करता है, लेकिन उसका बॉस जरा भी नहीं पिघलता। वो बेरहमी से उसे नौकरी से निकाल देता है। हाँ, जाते जाते उसकी घायल उंगलियों के साथ किए गए 3 दिनों के काम की सैलरी जरूर दे देता है। अब जिंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फैक्ट्री का किराया कैसे भरेगा, कर्मचारियों की सैलरी कहाँ से देगा और सबसे बड़ी बात अपनी बहन का इलाज कैसे करवाएगा। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था आखिर वही हो गया। मकान मालिक उसे आखिरी चेतावनी देता है कि अगर 3 दिनों के अंदर किराया नहीं मिला तो वो ये जगह किसी और को किराए पर दे देगा। मजबूरी में जिंग तेज बारिश के बीच जाकर मैनेजर की कार के सामने खड़ा हो जाता है। वो उससे सिर्फ थोड़ा सा एडवांस पेमेंट मांगता है, लेकिन मैनेजर उसकी मदद करने की बजाय उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि एक मामूली मजदूर अपनी औकात से कहीं ज्यादा बड़े सपने देख रहा है और फिर उसे कार से बाहर धक्का देकर निकाल देता है। पूरी तरह टूटा हुआ जिंग उस रात अपनी बहन के साथ फिर से झाओ के घर में रुकता है, जबकि बाहर पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रहती है। अगली सुबह जब जिंग अपनी फैक्ट्री पहुंचता है तो सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मकान मालिक उसकी सारी मशीनें और सामान सड़क पर फेंक चुका होता है और फैक्ट्री किसी दूसरे आदमी को किराए पर दे चुका होता है। अब जिंग पूरी तरह हार मान चुका था। वो सड़क किनारे चुपचाप बैठ जाता है। उसके मन में अब कोई उम्मीद, कोई सपना और कोई योजना नहीं बची थी। वो बस खामोशी से जमीन पर चल रही एक छोटी सी चींटी को देखता रहता है। तभी उसके सभी कर्मचारी हमेशा की तरह काम पर पहुंच जाते हैं। जिंग भारी मन से उनसे माफी मांगता है और कहता है कि फैक्ट्री बंद हो चुकी है। उसके पास उन्हें सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। लेकिन तभी ऐसा होता है जिसकी जिंग ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसके कर्मचारी कहते हैं, हम अब सिर्फ आपके एम्प्लॉय नहीं हैं, हम एक टीम है। वो जिंग से कहते हैं कि जब उसके पास पैसे आ जाए तब वो सैलरी दे देना। उन्हें पता था कि जिंग अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत कर रहा है और सबसे बड़ी बात, पहली बार किसी ने उन पर भरोसा करके उन्हें काम दिया था, इसलिए अब वो भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो फैसला करते हैं कि हर कोई अपने अपने घर से काम करेगा और वहीं बैठकर सभी मोबाइल फोन्स खोलकर उनके पार्ट्स निकाल देगा। ये सुनकर जिंग के अंदर फिर से उम्मीद की एक नई चिंगारी जल उठती है। इसके बाद सभी लोग मिलकर फोनों को ट्रक में भरते हैं और अपने अपने घर ले जाते हैं, जहाँ से काम दोबारा शुरू हो जाता है। कई महीनों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार 1 लाख फोनों का पूरा काम खत्म हो जाता है। जिंग सभी पार्ट्स को क्वालिटी टेस्ट के लिए कंपनी में भेज देता है, लेकिन अब उसके मन में सिर्फ एक ही डर था, अगर ये पार्ट्स क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिंग और उसकी पूरी टीम घबराए हुए टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार करती है। कुछ देर बाद उन्हें कंपनी के सीईओ जांग के ऑफिस में बुलाया जाता है। जांग सबसे पहले जिंग को समय पर पूरा ऑर्डर खत्म करने के लिए बधाई देते हैं। फिर वो बताते हैं कि जिंग द्वारा भेजे गए 87% पार्ट्स वन क्वालिटी कंट्रोल में पास हो गए हैं। ये खबर सुनते ही पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। जिंग की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि आखिरकार उसकी महीनों की मेहनत रंग ला चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांग जिंग की मेहनत और लगन से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि वो उसे अपने साथ 2 साल न्यू
कंटिन्यू काम करने के लिए 50 लाख युआन यू की एक बड़ी डील ऑफर करते हैं। जिंग थोड़ी झिझक के साथ मुस्कुराकर पूछता है, इस बार क्या मुझे थोड़ा एडवांस मिल सकता है? जिंग की बात सुनकर झांग मुस्कुरा देते हैं और तुरंत हाँ कह देते हैं। इसके बाद पूरी टीम खुद को किसी तरह संभालते हुए एलिवेटर में जाती है, लेकिन जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा बंद होता है सभी लोग अपनी खुशी रोक नहीं पाते और जोर जोर से चिल्लाकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। आखिरकार जिंग अपनी छोटी बहन टोंग की सर्जरी करवा देता है। इसके बाद कहानी स्वाद 6 साल आगे मस बढ़ती है। अब जिंग की कंपनी नाइस व्यू एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी होती है। जिंग अब अरबों की संपत्ति का मालिक बन चुका है। आज वो अपनी कंपनी का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए स्टेज पर खड़ा है। सबसे खास बात ये होती है कि उसके पुराने सभी कर्मचारी भी इस इवेंट में मौजूद होते हैं और जिस तरह जिंग की जिंदगी बदल गई उसी तरह उसकी टीम के हर सदस्य की जिंदगी भी पूरी तरह बदल चुकी होती है। अगर आपको भी लगता है कि जिंग अपनी इस कामयाबी का पूरी तरह हकदार था तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस वीडियो को अभी क्लिक करें, जिसमें एक लड़के को ऐसी सुपर पावर मिल जाती है कि उसे पूरी दुनिया 0.1x स्लो मोशन में दिखाई देने लगती है। मैं आपसे उस वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।